नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने आतंक के पंडित मुदस्सिर का खात्मा कर लश्कर तैयबा को जोरदार झटका दिया है। आपको बताएंगे कि सोपोर के इस ऑपरेशन से लाहौर किस तरह सदमे में है। इधर FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के खतरे के बीच पाक के अरमानों पर इमरान खान के बयान ने पानी फेर दिया और अब उसके ऊपर ब्लैक लिस्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। आखिर इमरान ने ऐसा क्या कह दिया कि पाक के सुनहरे सपने टूट गए हैं, यह भी बताएंगे। और बताएंगे कि पाक के आका चीन के शासक शी को आखिर अपनी सत्ता जाने का डर क्यों सताने लगा है। सुरक्षा बलों ने आतंक के आका हाफिज सईद के सबसे भरोसेमंद दहशतगर्द मुदस्सिर पंडित को जहन्नुम पहुंचाकर लश्कर तैयबा को जोरदार झटका दिया है। मुदस्सिर 2018 से आतंकी गतिविधियों में शामिल था और उसके ऊपर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था। मुदस्सिर पंडित ने पुलिस वालों की हत्या के साथ साथ कई पार्षदों की हत्या भी की थी। उसे पकड़ने के लिए सरकार ने 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। बावजूद इसके वो लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन सोपोर में सुरक्षा बलों ने आतंक के इस पंडित का अंत कर दिया। मोस्ट वांटेड हाफिज का किलर कमांडर ढेर। लश्कर तैयबा का आतंकी पंडित मारा गया। कश्मीर घाटी में ऑपरेशन, लाहौर में मातम। ये जंग जारी है, इंशाअल्लाह ये जंग हम कश्मीर में भी जीतेंगे। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज मोहम्मद सईद ने कश्मीर घाटी में दहशत का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद आतंकी मुदस्सिर पंडित को तैयार किया था। POK के आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेने के बाद मुदस्सिर पंडित को कश्मीर में भारतीय सेना पर हमला करने के इरादे से भेजा था। पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद को लग रहा था कि मुदस्सिर उसके इंतकाम को पूरा करेगा, मुदस्सिर भारतीय सेना पर घातक वार करेगा। लेकिन इससे पहले कि मुदस्सिर कुछ कर पाता, भारतीय सुरक्षा बल की गोलियों ने उसका सीना छलनी कर दिया। मुदस्सिर और उसके 2 साथी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। सबसे टॉप पर जो आते हैं मुदस्सिर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से LET कमांडर इस एरिया का है। 18 FIR उसके खिलाफ हैं। कश्मीर घाटी के सोपोर में 20 जून की रात अचानक सुरक्षा बल की हलचल तेज हो गई। मुखबिरों से जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिली थी कि लश्कर का टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित कुछ आतंकियों के साथ एक घर में छिपा हुआ है। लिहाजा भारतीय सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। मौत को अपनी तरफ बढ़ता देख लश्कर के आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। मुदस्सिर पंडित और उसके साथी फायरिंग करने लगे। एनकाउंटर रात भर चला और जब सुबह हुई तो मुदस्सिर पंडित समेत 3 आतंकियों के शव जमीन पर पड़े मिले। पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को, और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और इसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। मुदस्सिर पंडित ने बहुत अरसा पहले जब एब्रोगेशन के बाद इमीडिएटली दहशतगर्दों ने लोगों की आवाज को दबाना शुरू किया, लोगों के मूवमेंट को दबाना शुरू किया। उस वक्त एक फ्रूट मर्चेंट के घर पे जाके अटैक किया था, जिसमें 3 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी। ये लगातार इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था और जो ग्रुपिंग हमने देखी है उसमें लोकल टेररिस्ट के साथ हार्डकोर
पाकिस्तानी टेररिस्ट इनके साथ होते हैं। ये रिसेंट इंसिडेंट्स में, एनकाउंटर्स में सेकंड मौका एक सीलू में ऑपरेशन हुआ था, जहां पे हमने 2 टेररिस्ट को मारा था, एक लोकल था और एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था। तो ये बड़ा एक नेटवर्क जो नेक्सस है जो एग्जिस्ट कर रहा है, और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो लोग इकट्ठे मिलके ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और इनोसेंट कश्मीरियों का खून बहाते हैं, इस नेक्सस को तोड़ना है। मुदस्सिर पंडित उर्फ माज भाई का मारा जाना लश्कर तैयबा, उसके सरगना हाफिज सईद और इमरान खान के लिए किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि मुदस्सिर लश्कर का एक खूंखार आतंकी ही नहीं था, बल्कि आतंक की कई खूनी इबारतें लिख चुका था। मुदस्सिर पंडित ने लोगों की आवाज दबाने के लिए बंदूक उठाई थी। 2019 से मुदस्सिर लश्कर तैयबा का कमांडर था। 3 सरपंचों और हुर्रियत के अलगाववादी धड़े से जुड़े 2 लोगों की हत्या में शामिल था। उसने एक फूड मर्चेंट के घर पर भी अटैक किया था, जिसमें एक छोटी बच्ची घायल हुई थी। मुदस्सिर पंडित पर 18 एफआईआर दर्ज थी। मुदस्सिर कितना खूंखार आतंकी था, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि हाल ही में उसने 3 पुलिसकर्मियों, 2 पार्षदों और 2 नागरिकों की नृशंस हत्या की थी। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने एक जॉइंट ऑपरेशन में उत्तरी कश्मीर के सोपुर में 3 खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीर सैनिकों को पूरा देश सल्यूट करता है। लगातार कश्मीर घाटी में सेना आतंकवादियों का सफाया कर रही है। देश के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ जो षड्यंत्र करेगा उसी का यही हाल होगा। ऑल आउट का जो देन है, आज के दिन में ऐसा मानना है कि ऑन ग्राउंड कोई ऐसा हार्ड लाइनर या हार्ड टेररिस्ट नहीं है। ये मुसद्दर पंडित कुछ ऐसे चुने नेम आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान के तरफ से रिवाइव करने की चेष्टा होती है, मगर उनके सेल्फ लाइफ को ख़त्म कर दिया गया है। तो सेल्फ लाइफ का मतलब है कि वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट अपने शबाब पर है। बॉर्डर के उस पार से आतंकियों की घुसपैठ में तो कमी आई ही है। जो आतंकी अब भी कश्मीर में सक्रिय हैं, उन्हें सुरक्षा बल चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अब भी कश्मीर में जिहाद का खूनी खेल खेलने वाले शैतानों को मासूम साबित करने पर तुले हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन एक विदेशी टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में इमरान खान ने शिनजियांग में वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कश्मीर पर जहर उगलने लगे। Why are you so outspoken about Islamophobia in Europe and the United States, but totally silent about the genocide of Muslims in Western China? What our conversations have been with the Chinese, this is not the case, according to them. The evidence is just overwhelming. Whatever issues we have with the Chinese, we speak to them behind closed doors. China has been one of the greatest friends to us in our most difficult times. When we were really struggling, our economy was struggling, China came to our rescue. So we respect the way they are, and whatever issues we have, we speak behind closed doors. How come this is such a big issue in the Western world? Why are the people of Kashmir ignored? It is much more relevant. Compared to what might be going in the Uyghurs, 100,000 Kashmiris have been killed. There are 800,000 Indian troops which have literally, it's an open prison in Kashmir. 9 million Kashmiris are put there. Why is that not an issue? So I think it's hypocrisy. हिपोक्रेसी यानी पाखंड तो पाकिस्तान कर रहा है, इमरान खान कर रहे हैं। कश्मीर में जिन मुस्लिमों और मानवाधिकार उल्लंघन की बात करते हैं, उन्हीं मुस्लिमों का कत्ल करने के लिए दहशत के दानव तैयार करते हैं। उन्हीं मुसलमानों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं और मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश करते हैं। जाहिर है पाकिस्तान की नीयत में खोट है, लेकिन भारत को अच्छी तरह पता है कि उसका इलाज क्या है। लिहाजा एक तरफ भारतीय सेना आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट को जारी रखे हुए है, वहीं भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली नहीं होगी। 24 जून को पीएम मोदी कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को डर है कि इस बैठक के बाद भारत कुछ बड़ा करने वाला है।
लिहाजा उसके विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। हालांकि पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का भारत पर कोई असर नहीं होने वाला। कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है और उनके रहनुमाओं पर कार्रवाई भी हो रही है। कश्मीर को आतंक मुक्त करने और मुख्य धारा से जोड़ने के ब्लूप्रिंट पर अमल किया जा रहा है। दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका पाकिस्तान 3 सालों से FATF की ग्रे लिस्ट में है। पेरिस में FATF की बैठक चल रही है और 25 जून तक पाकिस्तान के भविष्य पर फैसला हो जाएगा। भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों के मुख्य सूत्रधार पाकिस्तान को लग रहा है कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। लेकिन हाल ही में पाक PM इमरान खान ने जो बयान दिया है वो पाक के सुनहरे अरमानों पर पानी फेर सकता है। इमरान खान की धड़कनें तेज हो गई हैं। पेरिस में FATF की बैठक शुरू हो गई है, जिससे इस्लामाबाद में हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 25 जून से पहले पाकिस्तान के भविष्य पर मुहर लगाने वाली है। 3 साल से इस संगठन की ग्रे लिस्ट में अटका पाकिस्तान राहत की उम्मीद कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान को इस बार खुशखबरी मिलेगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको बता दें कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई न करने पर पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तब से पाकिस्तान उसी लिस्ट में बना हुआ है। FATF ने आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पाकिस्तान से 27 बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा था, लेकिन अब तक उसने कई शर्तों को पूरा नहीं किया है। 21 से 25 जून के बीच किसी भी दिन पाकिस्तान की किस्मत का फैसला हो सकता है। तो आपको बता दें कि FATF में कुल 37 देश और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। इस दौरान वोटिंग होगी। अगर पाकिस्तान को ग्रे से व्हाइट लिस्ट में आना है तो उसे कम से कम 12 सदस्य देशों के वोट चाहिए होंगे। लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे कई देशों को आशंका है कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया, उसे पाबंदियों से राहत मिल गई, तो इसका फायदा वहां मौजूद आतंकी संगठन उठा सकते हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आए। FATF की बैठक शुरू हो चुकी है और जैसा कि उनका मानना है कि पाकिस्तान ने अभी तक 27 शर्तों में पूरी शर्तें नहीं मानी है और पाकिस्तान के अंदर के जो कई बलूच, पश्तून और जो उनके जो विरोधी ग्रुप हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में किया जाए और जो बाहर से टेरर के लिए पैसा आ रहा है उसके ऊपर कोई ठीक तरीके से रोक टोक नहीं हुई है। पाकिस्तान आतंक की पैरोकारी करता रहा है, लिहाजा FATF ने उस पर शिकंजा कभी ढीला नहीं किया। देखिए कैसे आतंकिस्तान अब तक FATF के रडार पर रहा है। साल 2008 में पाकिस्तान पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में आया। इसके बाद 2009 में वो इस लिस्ट से बाहर आ गया, लेकिन 3 साल बाद यानी 2012 में उसे एक बार फिर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। 4 सालों तक ग्रे लिस्ट में रहने के बाद 2016 में वो इससे बाहर आया, लेकिन 2018 में एक बार फिर FATF ने उस पर शिकंजा कसा और ग्रे लिस्ट में डाल दिया। तब से लेकर अब तक आतंकिस्तान ग्रे लिस्ट की ही शोभा बढ़ा रहा है। अब यह समझना भी जरूरी है कि पाकिस्तान के लिए ग्रे लिस्ट किस तरह काल साबित हो रहा है। दरअसल किसी भी देश के FATF की ग्रे लिस्ट में होने का सीधा असर उसे मिलने वाले विदेशी निवेश पर पड़ता है। आयात, निर्यात और IMF और ADB जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में भी अड़चनें आती हैं। ई-कॉमर्स और डिजिटल फाइनेंसिंग में भी इसकी वजह से मुश्किल खड़ी होती है। जब सबूतों से यह साबित हो जाता है कि किसी देश से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो इन पर लगाम नहीं कस रहा, तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान पर फिलहाल इसी तरह का खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के नीति निर्माता खुद जिस तरह आतंक की रहनुमाई कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका बार बार पाकिस्तान से अफगान बॉर्डर के पास एक एयर बेस देने की मांग कर रहा है, लेकिन तालिबान का पक्ष लेते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ शब्दों में इससे इनकार कर दिया है।
Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. साफ है, पाकिस्तान की मौजूदा सरकार खुलेआम आतंकी संगठन तालिबान का पक्ष ले रही है। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के सांसद भी इमरान सरकार में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को तालिबान का विदेश मंत्री कह रहे हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान के ही एक सांसद ने आतंक के मुद्दे पर इमरान खान की पोल खोल दी। परसों हमारे वजीर खारजा साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक मीडिया चैनल के साथ उनका इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में वो तालिबान को ऐसे डिफेंड कर रहे हो, ऐसे तालिबान को ऐसे डिफेंड कर रहे थे जैसे कि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा नहीं, तालिबान के वजीर खारजा हो। और शायद फिर उनको, क्योंकि वो कंट्रोल करने वाले तालिबान वो एक ही लोग हैं, शायद उनको इजाफी चार्ज दिया गया हो। जाहिर है, पाकिस्तान के सांसद का सच बयां करना और इमरान का अमेरिका को एयरबेस देने से इनकार करना मुश्किलों का सबब बन सकता है। पाकिस्तान पर अमेरिका की नजरें टेढ़ी हो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तान के आका चीन के शासक शी जिनपिंग को अब अपनी कुर्सी पर खतरा नजर आने लगा है। वो भी इसलिए कि जिनपिंग को ऐसा लगने लगा है कि उसके कई करीबी अब उनकी सत्ता के दुश्मन बनते जा रहे हैं। सत्ता की गद्दी से बेदखल होने की आशंका से ग्रस्त शी ने अपने पार्टी के कई नेताओं को शपथ दिलाई कि वो शी से गद्दारी नहीं करेंगे। हालांकि जिनपिंग को यह बखूबी पता है कि ऐसी कवायदों से तो वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब नहीं होगा, वो भी उस स्थिति में जब शी के सबसे बड़े राजदार ने बाइडेन की शरण में जाकर शी के वुहान वायरस से जुड़े हर राज को बेपर्दा कर दिया। शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह। शी के करीबी ने बिगाड़ा खेल। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने खिलाफ बगावत का डर सताने लगा है। शी जिनपिंग को इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं उन्हें सत्ता से बेदखल न कर दिया जाए। खुद को शक्तिशाली बनाकर आजीवन राष्ट्रपति घोषित करने वाले शी जिनपिंग को अब अपनी कुर्सी की फिक्र होने लगी है। यही वजह है कि उन्होंने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक रूप से वफादारी की शपथ दिलाई। इस दौरान शी जिनपिंग ने नेताओं को अपनी हर बात मानने का फरमान सुनाया। बगावत की आशंका के बीच शी जिनपिंग की चाल का मजमून है ये शपथ पत्र, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के हर नेता ने शपथ ली है कि ये मेरी इच्छा है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ूं। मैं पार्टी के कार्यक्रम को बनाए रखूंगा, पार्टी संविधान का पालन करूंगा, पार्टी के सदस्य के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा, पार्टी के फैसलों को लागू कराऊंगा, पार्टी के अनुशासन का सख्ती से पालन करूंगा, पार्टी के रहस्यों को कायम रखूंगा, पार्टी के प्रति वफादार रहूंगा, कड़ी मेहनत करूंगा, जीवन भर साम्यवाद के लिए लड़ूंगा, पार्टी और लोगों के लिए हर समय बलिदान देने के लिए तैयार रहूंगा, कभी पार्टी से विश्वासघात नहीं करूंगा। बीजिंग में CPC के संग्रहालय की एक प्रदर्शनी देखने के दौरान पार्टी की पोलित ब्यूरो के 25 सदस्यों के आगे खड़े शी जिनपिंग ने उन्हें ये शपथ दिलाई, जिसके बाद से कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि शी जिनपिंग के खिलाफ पार्टी का एक धड़ा विद्रोह की तैयारी कर रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी अधिवेशन के अंदर शी जिनपिंग का अपने मेंबर से शपथ दिलवाना, इसका मतलब ये है कि वहां पर असंतोष है, शी जिनपिंग के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं और शी जिनपिंग नहीं चाहते कि उनके खिलाफ आवाजें उठें। वो सबसे शक्तिशाली नेता हैं चीन के, और ये बिल्कुल कहना सही होगा कि कोरोना संक्रमण से चीन के अंदर भी बहुत बड़ी हानि हुई है, इसीलिए इस प्रकार की बातें हो रही हैं।
दिसंबर 2012 में पद संभालने के बाद से शी जिनपिंग को आधिकारिक तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का या कहें सीपीसी का मुख्य नेता घोषित कर दिया गया। हालांकि शी जिनपिंग को 2023 में दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन उनके आजीवन राष्ट्रपति और सीपीसी के मुख्य नेता के पद पर बने रहने की उम्मीद है, क्योंकि नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने 2018 में संविधान में संशोधन कर 5 साल के 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा को हटा दिया था। ऐसे में सवाल ये कि उनके खिलाफ विद्रोह कैसे हो सकता है? दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन की साख में गिरावट, दुनिया में चीन को दुश्मन देश के तौर पर देखा जाना, शी जिनपिंग की अति महत्वाकांक्षा और उनकी बढ़ती मनमानियां। शी जिनपिंग बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं। एक तरफ हांगकांग में असंतोष है, दूसरी तरफ साउथ चाइना सी के अंदर पूरी दुनिया चीन के खिलाफ लामबंद हो चुकी है। उधर जापान भी आंखें दिखा रहा है और वहीं हिंदुस्तान के साथ गलवान में उसके बहुत सारे सैनिकों ने शहादत पाई है। और ये ना भूलें कि कोरोना से भी उसकी बहुत बड़ी क्षति हुई है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो चाइना छोड़ के इधर उधर चली जा रही हैं। शी जिनपिंग को अच्छी तरह पता है कि उनके खिलाफ माहौल बनने लगा है। दुनिया भर के देश ही नहीं बल्कि चीन के लोग भी अब उनकी नीतियों को नकारने लगे हैं। तो शी जिनपिंग के लिए एक और मुश्किल का सबब यह है कि उनका एक राजदार अमेरिका की गोद में जा बैठा है। गौर से देखिए, ये हैं चीन के टॉप अधिकारी और शी जिनपिंग के करीबी डोंग जिंगवेई। डोंग चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय, जिसे गुआनबू भी कहा जाता है, उसमें उपमंत्री हैं। गुआनबू मूल रूप से चीन की जासूसी एजेंसी है। वो अप्रैल 2018 से ही वहां काउंटर इंटेलिजेंस गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो अब अफवाह यह है कि डोंग जिंगवेई इस साल फरवरी में अपनी बेटी डोंग यांग के साथ हांगकांग के रास्ते अमेरिका भाग गए। यही नहीं, कहा तो यहां तक जा रहा है कि डोंग जिंगवेई ने वुहान के वायरस कनेक्शन पर जो बाइडेन प्रशासन को कुछ सबूत भी सौंपे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका कोरोना वायरस की उत्पत्ति के मुद्दे पर नए सिरे से जांच करवाना चाहता है। चीन के ऊपर इन चीज़ों का कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चीन एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत मजबूत उसके पास सैन्य शक्ति है और बहुत ही सुदृढ़ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो अगर एक व्यक्ति चाइना से भाग के अमेरिका चला गया और अमेरिका में वहाँ जो बाइडेन के सामने उसने कुछ बातें बता दी हैं, तो उससे कोई चीन को फर्क पड़ने लगेगा, ये हमारी गलतफहमी है। डोंग के पाला बदलने की बात सबसे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी हान लियान चाओ ने कही थी। अमेरिका में रह रहे लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता हान लियान चाओ ने कहा था कि डोंग ने अपना पाला बदल लिया है और अगर वाकई शी के राजदार ने अमेरिका में शरण ले ली है तो ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हालांकि चीन की एक न्यूज वेबसाइट के मुताबिक डोंग ने इसी 18 जून को एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वेबसाइट ने दावा किया है कि डोंग चीन में ही है, लेकिन सवाल ये कि अगर वो चीन में हैं तो सामने क्यों नहीं आते? जो भी हो, फिलहाल शी जिनपिंग मुसीबतों से घिरते जा रहे हैं। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।